हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज़ का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 18। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। परवेज मुशर्रफ ने कहा, हरगिज हरगिज यह मैसेज नहीं जाना चाहिए जो हमारी गतिविधियां कम करने से जाएगा। अगर उसे हमारी गतिविधियों से ज़्यादा मौके मिलते हैं तो मिले। अगर वह अपने मिशन में कामयाब होता है तो हो। अगर वह आप सबके रहते मतलब पाकिस्तान की पूरी ताकत को भेद कर हमारे गाल तक पहुंचता है तो पहुंचना ही चाहिए। साबित हो जाएगा कि वह लड़का डिजर्व करता है। तुम लोग कुछ भी नहीं हो। हमारी बात को समझने की कोशिश करें जनरल साहब, तुगलक ने कहा। अजीब माहौल बन गया इस मीटिंग में। हमारे अलावा आप सहित सब एक तरफ हैं। मुल्क की आबरू को बचाने के लिए हम जो कर रहे हैं उसे कायरता और कमजोरी कहा जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डींगे नहीं हाँक रहे हैं। हालांकि डींगे हाँकने में भी हम नंबर 1 हैं। हमने डींगे हाँकनी शुरू कर दी तो ये सब बहुत ही पीछे रह जाएंगे। मगर हम जानते हैं इस वक्त काम डींगों से नहीं, हकीकत के साथ आत्मसात करने से बनेगा। बुरा मत मानना जनरल साहब, इस वक्त आपको भी डींगे ही अच्छी लग रही हैं क्योंकि वे मीठी हैं, कर्णप्रिय हैं। हमारी बातें कड़वी हैं, जबकि हकीकत ये है छटंकी को जितनी गहराई तक हम जानते हैं उतनी गहराई तक इनमें से कोई नहीं जानता। आपकी मूवमेंट को कम करना भी असल में सुरक्षा व्यवस्था का ही एक पार्ट समझना है। मूवमेंट बिल्कुल कम नहीं होगी मिस्टर नुसरत और तुगलक। एक झटके से खड़े होते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने कड़े और निर्णायक लहजे में कहा, हमारे जो भी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है वे जो के त्यों रहेंगे। अगर आप में उस लड़के को रोकने की कुव्वत नहीं है तो यह थप्पड़ हमारे गाल पर पड़ना ही चाहिए क्योंकि हम अपने चारों तरफ सक्षम लोगों को नहीं जुटा सके। कहने के बाद एक पल के लिए भी वह रुका नहीं। तमतमाता सा सभागार के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमांडो दस्ते का चीफ गोरिल्ले की तरह उसके पीछे लपका। नुसरत ने तुगलक की तरफ देखा। नुसरत बहन, हाँ तुगलक भैया, दूसरा बोला। मूर्खों की महफिल में कौन मूर्ख कहलाते हैं, अक्लमंद। बाकी सब उसकी हालत पर मुस्कुरा कर रह गए। सबसे ज़्यादा खुश सीक्रेट सर्विस का चीफ था। उसी दिन शाम को 7 बजे पाकिस्तानी टीवी पर यह खबर दिखाई गई जिसमें बोला गया, हमें अपने पड़ोसी मुल्क की चाल पर तरस आ रहा है। विमान अपहरण के दरमियान उस वक्त जब विमान हवा में ही परवाज कर रहा था, पाकिस्तान की ज़मीन पर लैंड नहीं हुआ था कि हिंदुस्तानी सरकार ने हमें और सारे संसार को यह खबर दी थी कि अपहरणकर्ता में से एक, जिसका नाम शबीर शाह है, असल में वह विकास है। उसके बाद जिस जांबाजी कार्रवाई के तहत पाकिस्तानी कमांडोज ने विमान को आज़ाद कराया उसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया ने देखा है। सारी दुनिया ने यह भी देखा कि लियाकत और अनवर जैसे अल-कायदा के आतंकवादियों के साथ शबीर शाह को भी गिरफ्तार करके ले जाया गया। मगर जेल में आकर जब शबीर शाह का फेस मास्क हटाया गया तो यह जानकर आपको हैरत होगी कि उस मास्क के पीछे विकास नहीं, कोई और ही निकला। जो निकला जरा उसी से सुनिए। स्क्रीन पर अशोक पांडे नजर आया। उसके सामने एक टीवी का संवाददाता बैठा था। उसने पूछा, आपका नाम? अशोक पांडे। पांडे ने कहा, कहाँ रहते हैं? 452/4 मार्कत राजनगर, भारत। क्या करते हैं? जूतों का व्यापार। पाकिस्तान कब और क्यों आए?
गर्ज यह है कि उससे वह कहलवा लिया गया जो चाहा, और जब वह सब कुछ कह चुका था तो स्क्रीन पर पुनः न्यूज़ रीडर नजर आया। उसने कहा, आपने सब कुछ अशोक पांडे की ही जुबानी सुना। इससे साफ हो जाता है हिंदुस्तानी सरकार ने पाकिस्तान को ही नहीं सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। शब्बीर शाह के मेकअप में भेजा अशोक पांडे को गया है, बताया विकास गया। इससे हिंदुस्तान के दो पर्पज हल हुए। पहला, दुनिया भर में वाह वाह हो गई। दूसरा, हमारा ध्यान उन्होंने विमान अपहरण की तरफ लगा दिया और असली विकास को किसी और जरिए से पाकिस्तान में भेजा गया। इससे साबित हो जाता है कि विकास ने अभी तक जो भी किया वह भारत सरकार ने करवाया है। ड्रामा यह स्टेज किया जा रहा था कि विकास जो भी कर रहा है व्यक्तिगत स्तर पर कर रहा है। जाहिर है वह आगे जो भी करेगा, जो कुछ करेगा, भारत के इशारे पर ही करेगा। कितनी शर्मनाक बात है। इतनी ओछी और घटिया हरकत शायद विश्व के किसी भी मुल्क ने पहले कभी नहीं की। हमें हिंदुस्तान के असली चेहरे को बेनकाब करते खुद शर्म आ रही है, मगर हिंदुस्तान शायद अब भी शर्मिंदा नहीं होगा। वह यही कहेगा, हम झूठ बोल रहे हैं। विकास जो भी कर रहा है निजी तौर पर कर रहा है और हम उसके किसी कृत्य के जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान किसी भी घिनौनी साजिश से डरता नहीं है। मामला विकास का हो या कोई और, यह मुल्क खुद निपट लेगा। मगर हिंदुस्तान को अपनी करतूत पर शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बहुत कुछ कहा गया। पहले पाकिस्तान में तहलका मचा, फिर हिंदुस्तान में और उसके बाद सारी दुनिया में। जो खबर पाकिस्तानी टीवी में प्रसारित की थी, देखते ही देखते संसार के चैनल्स पर बार बार आने लगी। खुद भारत के चैनल पर भी सारी दुनिया में हंगामा मच गया। जिधर देखो एक ही बात, भारत की छिछालेदारी। भारतीय टीवी बार बार वही सब कह रहा था जो कि पाकिस्तान टीवी ने कहा था कि कहेगा। यह कि वह सब झूठ है। अशोक पांडे से ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है। कहा सब कुछ गया, मगर अपने कथन का उसके पास कोई सबूत नहीं था। ऐसे मामलों में बगैर सबूत के बातों में दम कहाँ होता है। सबूत पेश किया आज तक ने, रजनी शर्मा ने। वह खुद आज तक के पर्दे पर नजर आई। बोली, मैं रजनी शर्मा बोल रही हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, कराची में। कराची के होटल हयात में, हयात के रूम नंबर 707 में। मैंने कुछ देर पहले पाक टीवी पर भारत की करतूत के बारे में देखा और सुना। आज तक आपको हमेशा एक्सक्लूसिव खबरें देता रहा है। यह खबर जो इस वक्त मेरे पास है उसके बारे में अपने मुंह से कुछ न कहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि यह सीडी जो मेरे पर्दे से हटते ही आपको आज तक की स्क्रीन पर नज़र आएगी, सारी खबर खुद कर देगी। तो देखिए हकीकत क्या है। इन शब्दों के साथ सचमुच रजनी शर्मा का चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया। उस पर उभर आया उस कमरे का दृश्य जहां नुसरत था, तुगलक था और था शब्बीर शाह। हालांकि उस दृश्य को मेरे पाठक पहले ही पढ़ आए हैं, बावजूद इसके मैं उस दृश्य को यहाँ ज्यों का त्यों दे रहा हूँ। इस रिपीटेशन का एक ही कारण है, यह कि यहाँ एक दृश्य ज्यों का त्यों पढ़े बगैर आप ठीक से इस बात का मज़ा नहीं ले सकेंगे कि मौजूदा हालात में अल्फासे के इस पेतरे ने क्या गुल खिलाया होगा जो आज तक के पर्दे पर दिखाया जा रहा था। कमरे में कदम रखते ही उसका स्वागत नुसरत तुगलक ने किया। वे ठीक सामने एक चमचमाती हुई विशाल मेज के पीछे
रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए थे। बैठे क्या थे, पसरे से पड़े थे उस पर, पैर ऊपर उठाकर मेज पर रखे हुए थे। अभी न विकास कुछ बोला था, न ही उनमें से कोई कि हल्की सी घरघराहट के बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। विकास ने पलटकर देखा, वह दरवाजा बंद हो चुका था। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए वह पुनः नुसरत तुगलक की तरफ घूमा। नुसरत केला खा रहा था। तुगलक सेब फलों से भरी टोकरी मेज के बीचों बीच रखी थी। आओ छटंकी मियाँ, तुगलक ने कहा, क्या खाओगे? सेव, केला, अंगूर, अनार, अनानास या पपीता? छटंकी, उसने चौंकने की एक्टिंग की। ये किसे पुकार रहे हैं आप? और नुसरत ने पूछा, आप लोग कौन? उसने पूछा। ले बेटा, जामुन की औलाद, सेव में गुड़क मारने के बाद तुगलक ने कहा, छटंकी मियाँ पूछ रहे हैं कि हम दोनों कौन? हम यानी नुसरत तुगलक, पाकिस्तान के अजीमो शान जासूस। खुद को जनवाने के लिए हमने हिंदुस्तान को आतंकवाद की भट्टी में झोंक दिया और ये हजरात हैं कि अभी तक हमें जान ही न सके। मियाँ, लानत है हम पर। केला खाकर छिलका एक तरफ फेंकते नुसरत ने कहा, लानत है खुद पर। छटंकी का भेजा बैगन का भरता। ऐसा क्यों? क्योंकि छटंकी अभी तक मुगालते में है। कैसे मुगालते में? यह अगर अभी भी यह सोच रहा है कि हम इसे शबीर शाह समझ रहे हैं। करेक्ट, ऐसा ही लगता है। तो दूर कर इसकी गलतफहमी। तुगलक के कुछ कहने से पहले विकास ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसका मतलब तुम जानते हो कि मैं विकास हूँ? आज की बात छोड़ो मियाँ, आज तो सारी दुनिया ही जानती है कि तुम छटंकी हो, क्योंकि यह भेद तो तुम्हारा मुल्क ही सारे संसार को बता चुका है। कितने दुख की बात है, तुम्हारा अपना मुल्क इस मिशन पर तुम्हारे साथ नहीं है। उसने खुद हमारी सरकार से कहा, विमान अपहरण करने वालों में से जो शख्स खुद को शबीर शाह बता रहा है, वह शबीर शाह नहीं बल्कि विकास है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और तुम्हारी सरकार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान विकास के साथ चाहे जैसा बर्ताव करे, इंडियन गवर्नमेंट उसके किसी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। लानत है मियाँ, लानत है ऐसे मुल्क पर। नुसरत बोला, मेरे मुल्क ने मेरे बारे में ऐसा कहा होता तो अपने ही मुल्क की बठिया बिठा देता मैं। भला ये भी कोई बात हुई? हजूर तो अपने मुल्क में आतंकवाद फैलाने वाले के गाल लाल करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और मुल्क साला है कि कहने के साथ उसने अपने चेहरे से शबीर शाह वाला मास्क नोच लिया। अब वह साफ साफ विकास नजर आ रहा था। विकास कुर्रा उठा, गाली मत बकना मेरे देश को। अरे मगर हजूर, हिंदुस्तानी सरकार ने जो कहा ठीक कहा। उसकी बात काट कर विकास सुलगते स्वर में कहता चला गया, सचमुच मेरे किसी कृत्य की जिम्मेदारी भारत सरकार को नहीं है। मैं जो कुछ करने निकला हूँ व्यक्तिगत स्तर पर करने निकला हूँ। विकास को शबीर शाह बनने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा मुल्क मेरे साथ नहीं था, मेरे गुरु मेरे साथ नहीं थे। वे साथ होते तो तुम्हारी इस नापाक धरती पर पहुंचने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते, मुझे विमान अपहरण नहीं करना पड़ता, विजय गुरु को चकमा देने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ा। सुन लो तुगलक मियाँ, कान खोलकर सुन लो, नुसरत ने विकास की खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हजरत अभी तक इसी गलत फहमी के शिकार है कि ये अपने प्लान से यहाँ आए हैं। विमान अपहरण इनका अपना कारनामा है। जब तक हजूर को बताओगे नहीं
तब तक हकीकत का पता कैसे लगेगा? का क्या मतलब? विकास का चौंका हुआ स्वर। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहते हैं बंदा परवर कि तुम भी मूर्ख हो और तुम्हारा मुल्क भी। नुसरत कहता चला गया। मुल्क इसलिए क्योंकि अपने तुम जैसे हीरे को तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, हमारे हवाले कर दिया, हम जैसे जल्लादों के हवाले। अब किसी भी कीमत पर हम तुम्हें जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो हमें तुम्हारा क्रियाक्रम करने का अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस मिल चुका है। यह लाइसेंस खुद तुम्हारे मुल्क ने दे दिया है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? और तुम बेवकूफ़ इसलिए हो क्योंकि अभी तक खुद को विमान अपहरण का हीरो समझ रहे हो। विमान अपहरण के हीरो तुम नहीं, हम हैं बरखुरदार। हम पाकिस्तान के अजीमो शान जासूस। विमान अपहरण तुमने किया नहीं बल्कि तुमसे कराया गया था और कराने वाले थे हम। हमने यहीं पाकिस्तान ही में बैठे बैठे ऐसी साजिश रची कि तुम वही करते चले गए जो हम चाहते थे। हंसा विकास। बोला, मैं जानता हूँ तुम दुनिया के नंबर 1 गपोड़ी हो। सो तो हमारी दुआ से हम हैं, मगर आपको यह जानकर दुख होगा कि इस वक्त इस मसले पर हम गप नहीं हाँक रहे हैं। इस बार तुगलक ने बोलना शुरू किया। सबूत इसका ये है कि सुप्रीमो हमारा ही प्यादा है। सुप्रीमो? उसने चौंकने का नाटक किया। नुसरत बोला, चौके सरकार, यह सोचकर कि हम इस नाम के शख्स को कैसे जानते हैं, वाइट चौंकने की बात है। विकास ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे लियाकत सनवर और अस्कर के पीछे सुप्रीमो था? अभी अभी फरमाया सरकार। वह पट्टा तो प्यादा ही हमारा था। उधर तुमने आग बबूला होकर जनरल साहब के गाल पर थप्पड़ मारने का ऐलान किया। इधर हमारे नेतृत्व में भारत स्थित आईएसआई के एजेंट सक्रिय हो गए। उन्होंने पता किया तुम सराय में हो और वहाँ की मालकिन यानी शांता से तुम्हारी गठजोड़ हो गया है। तो राजनगर में आईएसआई के कमांडर यानी सुप्रीमो ने हमसे ट्रांसमीटर पर कहा, इससे बेहतरीन मौका हाथ नहीं लगेगा सर। जाने कब से पाकिस्तान विकास की लाश का तलबगार है। इस वक्त सराय में उसकी स्थिति चूहे जैसी है। हमारे आदमी बड़े आराम के साथ वहां जाकर उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। हालांकि कहा सुप्रीमो ने भले ही ठीक हो, मगर उसे कसकर डांट दिया। कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, केवल वह करते जाओ जो हम कहें। और कहा, हमने ये अपने 3 जांबाज अलकायदा के आतंकवादियों के रूप में सराय में भेजो और उनसे कहो सराय की मालकिन के सामने वे ऐसी बातें करें जैसे किसी विमान का अपहरण करने के तलबगार हों। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि जानते थे इस बात का जिक्र शांता तुमसे जरूर करेगी और तुम जो पहले ही विजय की कड़ी पेशबंदी के कारण राजनगर से निकल नहीं पा रहे थे, तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने का एक शानदार रास्ता नजर आने लगेगा। वही हुआ, ठीक वही। शांता से सनवर, लियाकत और अस्कर के इरादों का पता लगते ही तुमने उन्हें ज्वाइन करने की ठान ली। ज्वाइन किया। हमारे ही निर्देश पर सुप्रीमो भी सराय में जाकर तुमसे मिला। एक बार फिर उसने तुम्हें सराय में ही खत्म कर डालने का प्रस्ताव रखा। हमने फिर डांट दिया। वह बेचारा बार बार यह प्रस्ताव इसलिए रख रहा था क्योंकि सोचता था इस वक्त तो सारी कमान हाथ में है, बड़ी आसानी से विकास को खत्म किया जा सकता है। कल का क्या भरोसा, कमान अपने हाथ से निकल भी सकती है। मगर हमें पूरा यकीन था जो जाल हमने बिछाया है उसके ताने बाने किसी भी लम्हे
कमान हमारे हाथ से नहीं निकलने देंगे। हमारा मकसद केवल तुम्हारा खात्मा ही नहीं था, बल्कि तुम्हारे जरिए तुम्हारे मुल्क को बदनाम भी कर देना था। यह साबित करना था कि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है या नहीं, मगर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आने के लिए विमान अपहरण जैसा संगीन जुर्म कर रहा है। और देखो, हम यह बात साबित करने में कामयाब हो गए। इस कदर कामयाब हुए कि तुम्हारे मुल्क तक को तुम्हारे कृत्यों से पल्ला झाड़ना पड़ा। सोचो छटंकी मियाँ, सोचो, जितनी मदद विमान अपहरण करने में सुप्रीमो ने तुम्हारी की है, वह न की होती तो क्या तुम विमान अपहरण कर पाते? नहीं ना। अब सोचो, विमान अपहरण तुमने खुद किया है या तुम्हें अपने जाल में फंसाकर हमने कराया है? कौन हुआ विमान अपहरण का असली हीरो? तुम कदम कदम पर केवल वही करने के गुनहगार हो जो हमने चाहा, और कितना शानदार चाहा था हमने। हालात देखो क्या है। सारी दुनिया के साथ साथ खुद तुम्हारा अपना मुल्क भी आज तुम्हें विमान अपहरण जैसे संगीन जुर्म का मुजरिम मानता है। सनवर लियाकत और अस्कर को विश्व अलकायदा के आतंकवादी समझ रहा है, जबकि असल में वे आईएसआई के जासूस हैं। उनके जरिए हम संसार को यह संदेश देने में भी कामयाब हुए थे कि कश्मीर को आज़ाद कराने से पहले अलकायदा खामोश बैठने वाला नहीं है। बहरहाल, अतः कश्मीर को भारत से अलग कर देना ही तो हमारा लक्ष्य है। उधर मौजूदा हालात में अगर हम तुम्हें सरेआम फांसी पर भी लटका दें तो दुनिया में कोई पाकिस्तान को गलत कहने वाला नहीं है। सोच, खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़का समझने वाले गधे, सोच, अपनी एक ही चाल में हमने कितने शिकार कर डाले। हरामजादों, कुत्तों, वह चीख पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यही बात तो सुनना चाहते थे। कामयाबी के नशे में चूर नुसरत कहता चला गया। यह कि नुसरत तुगलक वह कर चुके हैं जिसे तू और तेरा वह मरदूद गुरु तो क्या सारी दुनिया सोच तक नहीं सकती। दुनिया चाहती थी, पाकिस्तान के हुक्मरान भी चाहते थे कि विमान से बाहर लाते ही एयरपोर्ट पर ही तेरे चेहरे पर चढ़ा शबीर शाह वाला फेस मास्क नोच लिया जाए, ताकि दुनिया भर में चल रहे लाइव टेलीकास्ट पर उस दृश्य को देखा जा सके। मगर हमने ऐसा नहीं होने दिया। सख्त हिदायत दी थी, विकास को यह पता नहीं लगना चाहिए कि बच्चा बच्चा उसके विकास होने का भेद जान चुका है। हमारे सामने पेश होने तक वह इसी भ्रम का शिकार रहना चाहिए कि लोग उसे अभी भी शबीर शाह ही समझ रहे हैं। इसलिए तुम्हारी खातिर पाकिस्तान के दामाद की तरह की गई हर उस अक्षर को पूरा किया गया जो सुप्रीमो ने तुमसे कहा था। उसने कहा था, अगर तुम एक ज़बरदस्त कमांडो कार्रवाई के बाद विमान अपहरण करके कराची ले गए तो दुनिया की नज़र में भले ही विमान को आतंकवादियों से मुक्त किया गया साबित हो जाए, परंतु असल में वह कार्रवाई नूरा कुश्ती होगी। दामाद होंगे तुम पाकिस्तान सरकार के। तुम्हारे इस कमरे में दाखिल होने तक वही सारा ड्रामा खेला गया। सनवर, लियाकत और अस्कर तक को मालूम नहीं था कि तुम विकास हो। अस्कर बेचारा तो खैर मारा गया, परंतु लियाकत और सनवर अब भी तुम्हें शबीर शाह ही समझ रहे हैं। ये वाइक पाकिस्तान के दामाद हैं और रहेंगे। इतना लंबा ड्रामा हमने अपनी केवल एक ही हसरत पूरी करने के लिए किया, यह कि जब तुम पर यह भेद खुले कि तुम्हारे भेद से हर कोई वाकिफ है, तुम हमारे नुसरत तुगलक के सामने हो, ताकि तुम्हारे चेहरे पर फैले आतंक को अपनी आँखों से देख सकें। तुम्हारे चेहरे के जर्रे जर्रे पर हम अपनी कामयाबी की इबादत लिखी देखना चाहते हैं। छटंकी प्रसाद
और बस सीडी में इसके आगे का दृश्य नहीं था, अर्थात अशोक पांडे को अपने चेहरे से विकास का फेस मास्क उतारते नहीं दिखाया गया। मैसेज यही गया, शबीर शाह विकास ही था, वह नुसरत तुगलक के चुंगल में फंस चुका है और विकास ने तो कुछ किया ही नहीं। विमान अपहरण तक की साजिश नुसरत तुगलक ने रची थी, विकास तो मोहरा बन गया था उनका। असगर, लियाकत और मनवर अलकायदा के आतंकवादी नहीं बल्कि आईएसआई के जासूस थे। नुसरत तुगलक द्वारा मारी गई डींगों ने सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा ला दिया। अब भारत को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। राजनीतिक स्तर पर कुछ कहा भी नहीं गया। जो कहा संसार ने कहा, दुनिया ने कहा। पाकिस्तानी टीवी पर सन्नाटा छा गया, कोई प्रोग्राम ही नहीं आ रहा था। कमी थी तो बस इतनी कि मातमी धुन नहीं बज रही थी। बाकी सभी देशों के सभी चैनल्स पर वह फिल्म चल रही थी। यहाँ तक कि जो न्यूज़ चैनल नहीं थे वे भी उस फिल्म को दिखा रहे थे। दुनिया सवाल कर रही थी। पाकिस्तान में किसी के पास कोई जवाब नहीं था और रजनी शर्मा उतर गई पाकिस्तान की सड़कों पर। अब वह पाक के आम नागरिकों के छोटे छोटे इंटरव्यू लेती पूछती फिर रही थी कि जो फिल्म उन्होंने विदेशी चैनल्स पर देखी ने उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लगभग सभी ने अलग अलग शब्दों में एक जैसी बात कही, यह कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तानी सरकार की कलई खुल गई है। नुसरत तुगलक को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। आज हमें अपने पाकिस्तानी नागरिक होने पर शर्मिंदगी है। और फिर कहा गया, आज तक द्वारा दिखाई गई फिल्म को देखकर सारी दुनिया हैरान है। सबसे ज़्यादा हैरान है खुद पाकिस्तान। सवाल उठता है, वह फिल्म कब और कहाँ बनी, किसने और क्यों बनाई। इस सब की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। हालांकि इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा कि फिल्म में कितनी सच्चाई है, मगर शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे संकेत मिले हैं जिससे साबित होता है कि यह साजिश मुशर्रफ साहब के दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने के लिए तैयार की है। उनमें आईएसआई का चीफ और नुसरत तुगलक प्रमुख हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे देश में उनके समर्थकों की धरपकड़ की जा रही है और अन्य की भी तलाश है। इन लोगों पर विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा। किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा इन्हें, क्योंकि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है। एक व्यक्ति से खुन्नस निकालने के फेर में इन्होंने पूरे मुल्क को कलंकित कर डाला है। इन पर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा चलेगा, अर्थात मामले को सियासी रंग दे दिया गया। ठीकरा नुसरत तुगलक और आईएसआई के चीफ के सिर पर फोड़ दिया गया। सरकार उनसे पल्ला झाड़कर साफ निकल जाना चाहती थी। टीवी पर नुसरत तुगलक की गिरफ्तारी की फिल्म दिखाई गई। आर्मी के ऑफिसर आईएसआई के चीफ के हाथों में हथकड़ियां डाल रहे थे। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी दिखाई गई। माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा था जैसे सरकार अपने खिलाफ रची गई किसी बड़ी साजिश से जूझ रही हो, जैसे विरोधियों ने मुशर्रफ का तख्ता पलटने की कोशिश की हो। एक मुलाकात में मुशर्रफ ने कहा, हम सियासत में मुखालफ के खिलाफ नहीं हैं, मुखालफ होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी हदें हैं। किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं दिया जा सकता जिससे मुल्क बदनाम हो। आईएसआई का चीफ और नुसरत तुगलक तो केवल मोहरे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि इनके साथ बहुत बड़ी शक्तियां हैं।
उनके तार सीमा पार से भी जुड़े हो सकते हैं। पूरी हकीकत तो खैर जांच के बाद ही सामने आएगी, मगर इस वक्त हम यह कह सकते हैं कि नुसरत तुगलक या आईएसआई ने अगर ऐसा कुछ कहा और किया भी है जैसा फिल्म में दिखाया गया है, तो उसका हमारी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यह सब उन्होंने बगैर हमारे हुक्म के और बगैर हमारी जानकारी में किया है। हम आवाम से सब्र से काम लेने और चैन अमन बनाए रखने की अपील करते हैं। नुसरत भैया, हाँ तुगलक बहन, ये क्या दिन दिखा दिया तूने मुझे। पहली बात, इस वक्त दिन नहीं रात है। दूसरी बात, मैंने क्या किया? तूने ही छोड़ दिया था गीवट को, कहा था कोहिनूर है ये। उसी वक्त चीफ साहब की बात मान लेता, किस्सा ही ख़त्म कर देता। साले का तो इस वक्त यहाँ जेल के अंदर तन्हाई में न पड़े होते। सब साला उसी का किया धरा है। पट्टे ने बैंड बजा दिया हमारा। हमारा क्या, पूरे पाकिस्तान का ही डोल बजा बजा कर जो फाड़ डाला उसने। सारी दुनिया थू थू कर रही है। थू थू ही कर रही है ना, थूक तो नहीं रही। आने वाले समय में थूक भी देगी। अरे क्या बात कर रहा है? मुल्क है हमारा, मुल्क होगा तेरा, तेरे बाप का, उसके बाप का, तेरे पूरे खानदान का। मेरा काहे का मुल्क है? साला जरा सा पेतरा उल्टा पड़ा नहीं कि लाकर डाल दिया यहाँ। पल्ला झाड़कर खड़े हो गए एक तरफ। कहते हैं नुसरत तुगलक ने जो किया और कहा उसमें हमारा कोई मतलब नहीं। देशद्रोही हो गए हम, उनके विरोधियों के मोहरे। मियाँ, जबान खोल दूँ तो चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूब मरने के लिए। वो साला सीक्रेट सर्विस का चीफ हो गया सगा। उसी को तो भेजा गया हमें गिरफ्तार करने। उसी की नेतागिरी में तो लाकर डाला गया हमें यहाँ। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सोचने के लिए खोपड़ी बची है तेरे पास? याद है उसकी मुस्कान? ना, कोमा में चला गया हूँ मैं, जब वह हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अखबार नवीसों से फ़ोटो खिंचवा रहा था। ऐसी मुस्कान थी जैसे किला फतह कर लिया हो। सोच रहा हूँ साले ने हमसे पंगा लेने का दम कहाँ से आ गया। उस दिन मीटिंग में हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा वही बोल रहा था। बोल क्या रहा था? मरवाने के काम कर रहा था। उस 2% के जनरल को सब उसका समर्थन कर रहे थे, खुद जनरल भी। ऐसे मौक़ों पर लफाजियाँ अच्छी लगती है, हकीकत किसी को अच्छी नहीं लगती। तभी तो हमारी आवाज़ नकारने में तूती की आवाज़ बन गई थी। सरेआम लेकर घूमेगा जनरल को। साले छटंकी से पाला नहीं पड़ा है अभी। नुसरत भाई, बात पक्की समझ। ये साले जनरल के गाल छटंकी से पिटवा कर मानेंगे। यही, बिल्कुल यही तो कहना चाहता था मैं। तो मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है यह साजिश अकेले गीवट की नहीं है। ओह, उस 2% के जनरल की तरह तुझे भी तार सीमा पार से जुड़े नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? सोच। धड़ पर नारियल लटकाए नहीं घूम रहा है तो सोच। छटंकी ने जनरल साहब का मुंह थपेड़ने का ऐलान किया है। कोई नई बात बता यार। वह पाकिस्तान में पहुंच चुका है। संशोधन कर, पाकिस्तान में नहीं, कराची में। पाकिस्तान में ऐसा कौन है जो जनरल साहब के गाल पर पड़ने वाले छटंकी के चाटे को रोक सके? कोई नहीं। अबे जवाब तो सही दे। हम हैं ना पाकिस्तान के अजीमो शान जासूस? हम है नहीं, थे बना दिए गए हैं। वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कह नहीं पा रहा क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू कह क्या रहा है। मुकम्मल पाकिस्तान में केवल हम हैं जो इस थप्पड़ को
जनरल साहब के कपोल पर पड़ने से रोक सकते हैं। अकेले हम और हम ही यहाँ पड़े हैं, बल्कि कचरे के डिब्बे की तरह लाकर डाल दिए गए हैं। तो कहना मैं यह चाहता हूँ, कहीं सीमा पार की साजिश तो नहीं है यह? कहीं उस पार यही तो नहीं सोचा गया कि सबसे बड़ी अड़चन यही है। सबसे पहले इन्हीं को साजिश में लपेटकर जेल में डलवाओ, उसके बाद तो जनरल साहब का मुंह थपेड़ना आसान हो ही जाएगा। यही, बिल्कुल यही बात है। क्या बात कह दी नुसरत बहन, दिल खुश कर दिया। जी चाह रहा है तेरी खोपड़ी फाड़ डालूं, उसके अंदर फिर जेहन का चुंबन ले डालूं। अगर ऐसा है तो सीमा पार वालों की बहुत बड़ी साजिश कामयाब हो गई है, नुसरत ने कहा। और यह बात उन्हें समझाई जानी चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ डाला है। कोशिश भी करेगा तो वे समझेंगे नहीं। सीमा पार वालों की साजिशों में जो फंसे हुए हैं, उस साजिश ने दिमाग जो अगवा कर लिए हैं, अपनी अपनी बात कहेगा भी तो वे समझेंगे। नुसरत तुगलक काल कोठरी से निकलने के लिए तिकड़म लड़ा रहे हैं और फिर उन्हें चेताने की खुजली क्यों हो रही है तुझे? मतलब मैं तो दुआ करता हूँ खुदा से छटंकी उस 2 टके के जनरल का मुंह थपेट डाले। जो हीरो की कद्र नहीं जानता हो, उसके साथ यही होना चाहिए। कमबख्तों को नुसरत तुगलक की कीमत का पता तो लगे। बात तो ठीक है यार तेरी, हम क्यों सिर दर्द करें? आराम का मौका मिला है, सिर ढक कर सो जाना चाहिए। मैं तो सो भी चुका और बस काल कोठरी में सन्नाटा छा गया। मज़ा आ गया गुरु, मज़ा आ गया। मारे खुशी के विकास झूम रहा था। टीवी का स्विच ऑफ करने के बाद अल्फासे की तरफ पलटकर बोला, पाक नाम के इस नापाक मुल्क की कलई खोल कर रख दी आपने। सब तेरी ही मेहरबानी है विकास। अल्फासे के होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी। माँ मैंने क्या किया? गुरु कुछ भी तो नहीं किया। टीवी के नज़दीक से वापस आकर वह अल्फासे के सामने वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला, सब कुछ तो आप ही ने किया है। आपने वह फिल्म तैयार न की होती तो यह पाक मुल्क दुनिया के सामने बदनाम न होता। मगर मेरे ख्याल से अब रजनी शर्मा खतरे में है। कैसे खतरे में? यहाँ का प्रशासन जलाया हुआ है। विशेष रूप से 3 निशाने होंगे उनके, मैं, आप और रजनी। मैं और आप तो उन्हें मिलने से रहे। रजनी शर्मा सामने है, मैदान में है, अभी भी सड़कों पर लोगों के इंटरव्यू लेती घूम रही है। ये लोग उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी और तरीके से हमला करा सकते हैं। अल्फासे के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान आई। क्या मतलब समझूं? मैं अच्छी लड़की है। मुस्कान गहरी हो गई। गुरु, दिमाग गुम गया है आपका और लगता है तेरी दीवानी भी हो गई है। मगर मैं किसी का दीवाना नहीं हुआ हूँ। बातों से तो ऐसा ही लगता है जैसे हो गया हो। माँ, मेरी कौन सी बात से ऐसा लगा आपको? किसी के लिए, कोई ख़ास तौर पर किसी जवान लड़की के लिए। जवान लड़का यूं ही फिक्रमंद नहीं हुआ करता। गुरु, वह मेरे काम आई है। क्या काम आई है? वह अपने चैनल पर हमारी फिल्म न चलाती तो। गलत फहमी है तेरी, हमारे काम नहीं आई, अपनी ड्यूटी की है उसने। एक्सक्लूसिव खबर की तो खोज में रहते हैं ये लोग, बल्कि काम तो तू आया है उसके। खुद जाकर वह खबर दी जिससे न्यूज़ चैनल की दुनिया में आज उसके चैनल का डंका बज रहा है। किसी और चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट को देता तो वह भी यही करता, आज उसके चैनल का डंका बज रहा होता। मगर तुझे तो उसके चैनल का डंका बजवाना था, रजनी शर्मा का। अगर मैं पूछूं ऐसा क्यों, उसी को क्यों चुना तूने? क्यों नहीं सीडी किसी और चैनल के किसी और संवाददाता को पहुंचा दी? बाल की खाल
मत निकालो गुरु, मैं जब जानता ही उसे था। वही तो कह रहा हूँ मैं। अल्फासे ने विकास को तीखी नज़रों से देखते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। जान पहचान काफ़ी नज़दीकी हो गई है। जल्दी जल्दी कई बार मुलाकातें हुई है। सुना है इंडिया में तो उसने अपने खून से तेरे मस्तक पर तिलक भी किया था। प्लीज़ प्लीज़ गुरु, बहुत हो चुका, अब बंद करो। क्यों बंद करूं? तू किसी लड़की के लिए फिक्रमंद हो और मैं नोटिस ही न लूं। ये तो मेरे मामा होने पर लानत वाली बात हुई ना। बड़ों का फर्ज है बच्चों की इच्छाओं को इशारों में समझ। उफ, मैं उसकी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद था गुरु। क्यों? क्या तू इतना बेवकूफ़ है कि इतना भी नहीं समझता? पाकिस्तानी सरकार उसे उंगली लगाना तो दूर, उसकी तरफ उंगली उठाने तक की हिम्मत नहीं कर सकती। माहौल ही ऐसा है। पहले ही क्या कम छिछालेदारी हो रही है जो यहाँ की सरकार उस पर हाथ डालकर बर के छत्ते को छेड़ेगी। रजनी को कुछ भी हो गया तो मीडिया पाकिस्तान को फाड़कर खा जाएगा और पाक सरकार इस बात को समझती है। इसीलिए ओके ओके गुरु, अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। क्यों, उस जकजकिए की तरह सारी जिंदगी कुंवारा रहने का इरादा है क्या? गुरु, विकास बोर सा हो गया। क्या हमारे पास इस किस्म की बात करने का टाइम है? क्यों, टाइम को क्या हुआ? कर तो चुके जो करना था। क्या मतलब? पढ़ तो चुका पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़। गुरु, आंखें सिकुड़ गई लड़के की। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो प्यारे, कहने के साथ अल्फा से अपने स्थान से खड़ा हो गया। फिर कमरे में चहलकदमी सी करता हुआ उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, तू पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़ मारने निकला था, सो पड़ गया। सोच, जो थप्पड़ तू मारना चाहता है वो क्या इससे करारा होगा? इससे जिसने सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। सरकारी विज्ञप्तियां जारी करके पाकिस्तान आज कहता भले ही चाहे जो रहे, मगर समझता वह भी है। कलई खुल चुकी है। विश्व का छोटे से छोटा देश भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा। टीवी पर तो मुस्लिम देशों की टिप्पणियां सुन चुका है, कोई उनके साथ नहीं है। इस चाटे से वर्षों तक पाकिस्तान का गाल जनजनाता रहेगा। ऐसा है भी तो यह चाटा आपने मारा है, मैंने नहीं मारा। तू और मैं क्या अलग अलग हैं? इस मामले में तो अलग ही हैं। हिंदुस्तानी नहीं हैं आप और मैं हिंदुस्तानी थप्पड़ मारने निकला हूँ। यह थप्पड़ भी हिंदुस्तानी ही है। वह कैसे? क्योंकि यह थप्पड़ मैंने अकेले नहीं मारा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लूमड़ के समझाने के अंदाज में कमी है, हम समझाते हैं। उछल पड़ा विकास, उछलकर यूं सोफे से खड़ा हो गया जैसे सोफा अचानक शेषनाग के फन में तब्दील हो गया हो। वह उस आवाज़ को जिसने अंतिम वाक्य को बोला था लाखों में पहचान सकता था। उसके गुरु की आवाज़ थी वह, विजय गुरु की। पलक भी नहीं झपकी थी कि विकास फिरकनी के मानित अपने पीछे घूमा। आवाज़ उसी दिशा से आई थी, मगर उधर नज़र पड़ते ही एक बार फिर भौचक्का रह गया। पर्दे के पीछे से बाहर तो आया था एक शख्स, लेकिन वह विजय नहीं था। एक ही झटके में विकास ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। पर्दे के पीछे से प्रकट हुए शख्स पर तान भी दिया, परंतु रिवॉल्वर पर पकड़ ढीली पड़ती चली गई। हाथ झुकता चला गया। ऐसा उस शख्स की चाल को देखकर हुआ था। विजय की ही चाल थी वह, उसके गुरु की चाल। उसे यकीन हो गया वह विजय ही है जो होठों पर मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। विकास के चेहरे पर तनाव भले ही छट गया था, मगर आश्चर्य का एक जर्रा भी कम नहीं हुआ था। वह स्वप्न तक में यहाँ विजय की कल्पना नहीं कर सकता था। पलटकर अल्फासे की तरफ देखा। अल्फासे के होठों पर मौजूद मुस्कान ने तो
उसके होश ही उड़ा दिए। वह मुस्कान बता रही थी कि अल्फा से विजय की वहाँ मौजूदगी के बारे में पहले से ही जानता था। उसके चेहरे पर विजय को देखकर चकित रह जाने का कोई भाव नहीं था। ये क्या खेल है गुरु, क्या खेल है? आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण विकास के हलक से चीख सी निकल पड़ी। विजय गुरु यहाँ पाकिस्तान में, और आप यह बात जानते भी थे? तभी तो कहा, थप्पड़ हिंदुस्तानी है, अकेले मैंने नहीं जड़ा, हाथ जकजकिए का भी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गुरु लोग हो तुम, पता नहीं क्या खेल खेल गए। हम समझाते हैं प्यारे, समझाने के लिए ही तो प्रकट भये हैं, वरना अंतर्ध्यान थे ही। उसके बेहद नज़दीक पहुंच चुके विजय ने कहा, बात को शुरू से पकड़ते हैं ताकि तुम्हारी बुद्धि के सांचे में ठीक से फिट हो सके। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।